हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए जो आईटीआई फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो उसका आज क्लास 10 होगा, यानी 10वीं क्लास होने वाला है। और दोस्तों, यह आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन क्लास चला रहे हैं, जो कि इसमें ए टू जेड थ्योरिकल प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियो को प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से सीक्वेंस वाइज देखिएगा। क्लास 1 से शुरू करिएगा, देन आगे अपना कंटिन्यू करते रहिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्पेशली प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध के जितने भी थ्योरिकल पोर्शन है, उसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देन आगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध से आपका डाउट आज के बाद क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए। देखिए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। और दोस्तों, इसको हम शो करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। और प्रतिरोध जो होता है वह धारा का विरोध करता है, ये भी आप याद रखेंगे। जब धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है, ठीक है। तो वैसे को अच्छे चालक हम कहते हैं। और दोस्तों, जो प्रतिरोध का मान जिस चालक में ज़्यादा होता है वस्तु में, वह इंसुलेटिंग की तरफ ज़्यादा जाती है, या इंसुलेटर हम इसे बोल सकते हैं, ओके। यानी प्रतिरोध का मान जब बढ़ाएंगे तो करंट का मान घटेगा, याद रखेंगे, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने से होने वाले धारा का विरोध करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने से होने वाले धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों, कोई भी सर्किट है, तो सर्किट में आई फ्लो हो रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह विरोध करता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो वायर होता है वह गर्म होता है, क्यों? रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस उसको विरोध करता है, जिससे हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा इसका प्रतीक कैपिटल आर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों, ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे। आर बराबर रो एल बटे ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों कैपिटल आर रेजिस्टेंस होता है और रो प्रतिरोधकता होती है, इसका मात्रक पूछ लेता है तो ओम मीटर होता है। और एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, लंबाई मीटर में होती है। और ए दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया है, पृष्ठकाट क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर इसे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जहाँ आई, यानी आई नहीं है, एल है, लंबाई है मीटर में, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, रो प्रतिरोधकता ओम मीटर में होता है। प्रतिरोध का आकार पावर सर्किट पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो शेप होता है, आकार होता है, पावर पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, पहला है तापमान। यदि प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है, अतः तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसी प्रकार घटाने से घटता है। दोस्तों, अगर कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो सेमी कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, उसमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, यह आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला होता है, याद रखेंगे। RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। जहाँ एल्फा ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यह धातुओं के लिए धनात्मक तथा कुचालक और अर्धचालक के लिए ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है,
इसका मात्रक पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको आप याद रखेंगे। और यह जो होता है मेटल जो होता है, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है RT1 RT2 क्रमशः तापमान T1 T2 पर प्रतिरोध है। ठीक है, आगे है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, अतः प्रतिरोध का मान उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जो दोस्तों नेचर ऑफ सब्सटेंस है, तो अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह अलग अलग होता है, तब प्रतिरोध का मान उसकी प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है। आगे है दोस्तों, जैसे लंबाई, आपका लेंथ जो था लंबाई था, तो चालक तार के प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है। तो अभी ऊपर फार्मूला देखे हैं, R बराबर रो L बटे ए। तो R समानुपाती किसके होता है? L के होता है, यही है R समानुपाती L। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो देखिए प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सही बात है, जैसे R बराबर रो L बटे होता है, तो R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो R होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A के होता है, याद रखेंगे। और R जो होता है समानुपाती L के होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो जो आपका रो होता है, तो वह नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऊपर हम देखे हैं जो रो होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे जो कापर है तो उसका अलग होगा, एल्युमिनियम है तो उसका अलग होगा, जिंक है तो उसका अलग प्रकृति होगा। ठीक है, तो उस पर यह डिपेंड करेगा। तो इसका जो मात्रक होता है याद रखेंगे, ओम मीटर होता है। ठीक है, जैसे R बराबर रो L बटा ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA बटा L हो जाएगा। ओके, तो R का मात्रक ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और L का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे ओम मीटर आ जाता है। यही जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। आगे दोस्तों है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन रेजिस्टेंस एंड इट्स कलर कोड। ठीक है, यानी तो देखिए दोस्तों, जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस इतना छोटा होता है कि उसका जो हम कलर कोड यानी कलर कोड के माध्यम से उसका हम पावर रेटिंग निकाल लेते हैं, कितने ओम का यह रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि उस पर डिजिट लिखना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए उस पर कलर कर दिया जाता है। तो दोस्तों उस कलर के हिसाब से हम उसका मेजर करते हैं कि कितने किलो ओम का है यह रेजिस्टेंस है, या कितने ओम का रेजिस्टेंस होता है, उसे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यह आप तालिका को अच्छे से याद रखेंगे और हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कलर होता है। ठीक है, देन उसके बाद डिजिट होता है, देन उसके बाद मल्टीप्लायर होता है और टॉलरेंस हो जाता है लास्ट में। तो ऊपर आप कलर लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, मल्टीप्लायर लिखेंगे और टॉलरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह कम से कम 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का होता है। ठीक है, और 6 डिजिट का होता है, याद रखेंगे 6 डिजिट का होता है। तो दोस्तों 6 डिजिट में लास्ट में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो एग्ज़ाम में यह भी पूछ चुका है कि कलर कोड में 6वें नंबर पे जो 6 डिजिट होता है वह क्या शो करता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। तो देखिए कलर में पहला होता है ब्लैक। ठीक है, इसका जो डिजिट होता है 0 होता है और मल्टीप्लायर भी 0 होता है, टॉलरेंस इसका नहीं होता है। देन उसके बाद ब्राउन होता है, तो इसका डिजिट 1 होता है और मल्टीप्लायर 10 पावर 1 होता है और टॉलरेंस ±1%। उसी तरह लाल होता है, रेड होता है, तो उसका डिजिट 2 होता है और मल्टीप्लायर 10 पावर 2 कर देना है और
टॉलरेंस में +-2% होता है, यानी 2% ऊपर 2% नीचे। ऑरेंज का डिजिट 3 होता है और मल्टीप्लायर 10 पावर 3 होता है। येलो का 4 10 पावर 4 होता है। ग्रीन का 5 10 पावर 5 होता है और टॉलरेंस भी होता है 0.5% होता है। ब्लू का 6 होता है 10 पावर 6 और टॉलरेंस 0.25% प्लस माइनस होता है। वायलेंट का 7 10 पावर 7 और टॉलरेंस 0.01 होता है परसेंट। देन उसके बाद जामुनी 7 हो ही गया। ग्रे ग्रे का 8 होता है 10 पावर 8 0.05% होता है। वाइट का 9 होता है 10 पावर 9 होता है। तो दोस्तों इतना तक होता है। देन उसके बाद विदाउट कलर रहेगा तो 20% लेते हैं और सिल्वर रहेगा तो 10% लेते हैं। गोल्ड रहेगा तो 5% लेते हैं। और टॉलरेंस की बात करें तो सिल्वर के लिए 10 पावर-2 लेते हैं और गोल्ड के लिए 10 पावर-1 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना तालिका इसका होता है। अब देखिए याद करने का इसका जो ट्रिक होता है वह यहाँ से होता है। देखिए बी रॉय बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से बी रॉय से ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो हो गया। ग्रेट ब्रिटेन से ग्रीन ब्लू। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। वेरी से वायलेंट, गुड से ग्रे, वाइट से वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह 10 बार आप इसको रिपीट करेंगे। देन उसके बाद ये डिजिट को आप जैसे 0 से सिक्वेंसली 9 तक जाएंगे तो आप मल्टीप्लायर भी 0 से 9 तक 10 पावर बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो टॉलरेंस आपको मेनली 3 याद रखना है, 20%, 10% और 5%। यानी विदाउट कलर का 20%, सिल्वर का 10%, गोल्ड का 5%। तो इसको मेनली आपको याद करना है। ठीक है, बाकी यह ट्रिक के माध्यम से आप इसको 10 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, तो देखिए इसका यूजेज कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका जैसे कोई मान लीजिए यह आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल दिया गया है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। तो इसमें 4 दिया गया, आपको कलर दिया गया है, यानी ABCD 4 कलर दिया गया है। तो देखिए पहला में डिजिट होगा, देन दूसरा में भी डिजिट होगा। यानी दोस्तों ऊपर जो डिजिट वाला दिए देखे थे वह पहला में होगा, दूसरा में होगा। देन तीसरा में मल्टीप्लायर होगा, तो डिजिट के बाद जो कलर देगा उसका मल्टीप्लायर होगा। देन उसके बाद डी टॉलरेंस में चाहे विदाउट कलर दे, सिल्वर दे, गोल्ड दे, ये होगा। ठीक है, तो उसको R बराबर AB गुणा 10 पावर C प्लस माइनस D हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। देखिए आपके बीच दिया गया एग्जाम्पल, दिए गए चित्र से प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा, आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है कलर, एक कलर है, 2 कलर है, 3 है, 4 है, 5 कलर दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग EDCBA, तो अलग अलग कलर दिए गए हैं। तो देखिए इसमें डिजिट लेंगे, डिजिट यानी 3 डिजिट ले लेंगे, 1 2 3 ये डिजिट ले लेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लायर, चौथा मल्टीप्लायर लेंगे और पांचवा टॉलरेंस ले लेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे ए आपका दिया है गोल्ड, यानी यह दे दिया है गोल्ड दे दिया है। बी आपका दिया है येलो, येलो दिया है। ठीक है, येलो दे दिया है। और सी आपको क्या दिया है, सी आपका दे दिया है। और आपका जो सी दिया है रेड दे दिया है। ठीक है, और डी जो है ग्रे दिया है और ई जो है वायलेंट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गोल्ड का क्या होता है, +-5% होता है। ऊपर हम बताए हैं गोल्ड का +-5% और सिल्वर का +-10%। नो कलर रहेगा तो +-20% होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो देन उसके बाद मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर क्या है, येलो, तो बी रॉय, यानी ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। तो 0 1 2 3 2 3 4। ठीक है, तो येलो का क्या हो जाएगा,
येलो यानी पीला, पीला का 4 हो जाएगा मल्टीप्लायर। ठीक है, इस प्रकार आप याद रखेंगे तो उसे ईजिली से सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद रेड है दोस्तों, तो रेड का क्या होता है, तो रेड का यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2। तो यहाँ देखे डिजिट 2 दिया गया है। देन उसके बाद ग्रे, ग्रे का दोस्तों 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, तो यहाँ पे डिजिट 8 दिया गया है। और वायलेंट, वायलेंट का जो होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 7 दे दिया गया है। तो इस प्रकार करके सभी हम अगर तालिका हमें याद रहेगा तो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले 3 डिजिट को हम लिखेंगे, 782 लिख लिए। देन उसके बाद मल्टीप्लायर गुणे 10 पावर 4 हो जाएगा, और टोलरेंस प्लस माइनस 5%। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका कलर कोड से हम जान जाते हैं कि कितने ओम का यह रेजिस्टेंस होने वाला है, या कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र में प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। येलो दिया है, ब्लैक दिया है, ऑरेंज दिया है, सिल्वर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तालिका वाला आप याद रखेंगे, ट्रिक वाला, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो येलो, येलो का क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा 0, ब्राउन 1 हो जाएगा, रेड 2 हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज का कितना हो जाएगा, ऑरेंज का आपका 3 हो जाएगा, येलो का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों येलो दिया है तो येलो का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्लैक है तो ब्लैक का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन ऑरेंज है तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है, 3 है, तो 10 पावर 3 रखेंगे। और सिल्वर है तो सिल्वर का क्या होता है, 10% होता है, तो प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इस तरह करके हम इजीली से निकाल देंगे। तो देख सकते हैं आप 40 × 10 पावर 3 प्लस माइनस 10, या 40 × 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कलर कोड आपसे मिल जाए तो आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद दोस्तों इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, 1 किलो ओम का प्रतिरोध का रंग कोड है। तो 1 किलो ओम है, तो देखिए 1 किलो ओम है, तो यानी कि R बराबर 1 किलो को 1000 भी लिख सकते हैं ओम। ठीक है, यानी दोस्तों 10 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो 1 का क्या होता है, 1 का होता है ब्राउन होता है, और 0 का ब्लैक होता है, और 10 पावर 2 है, 10 पावर 2 का रेड हो जाएगा मल्टीप्लायर। तो यानी आपका ब्राउन ब्लैक रेड, तो इसमें देख लेते हैं, ब्राउन है, काला है, लाल है, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार करके आप इजीली से निकाल सकते हैं अगर आपको याद है तो। मेन अंक तालिका आपको याद रहना चाहिए, जो उसका जो साड़ी दिया रहता है कलर कोड का, वो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो आप कलर कोड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए मेनली प्रतिरोध को हम 2 प्रकार से संयोजित करते हैं, 2 प्रकार से जोड़ते हैं। पहला होता है सीरीज क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल क्रम, यानी श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि R1 R2 R3 यानी N1 अनंत तक सीरीज में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप सर्किट में देख सकते हैं R1 R2 R3 एक ही सर्किट से सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक ही सोर्स से। या नीचे देख सकते हैं R1 R2 R3 एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों समतुल्य जो प्रतिरोध होता है इसके क्या हो जाता है, RAB बराबर R1 R2 R3। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे जैसे है आपका, देखिए यहाँ से सोर्स दे दिए, आई करंट गया, तो दोस्तों सीरीज में क्या होता है, करंट सभी में समान होता है, यानी सभी रेजिस्टेंस में करंट एक समान होगा। तो आई समान है R1 R2 R3, देन उसके बाद करंट इधर से आ जाएगा। तो आई करंट सोर्स है, V बराबर IR1 होता है। अगर हम इसे किस तरह फार्मूला निकलता है तो हम ओम के नियम से देख सकते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR,
तो दोस्तों जो श्रेणी होता है, श्रेणी में क्या होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, करंट का मान समान होता है। तो वोल्टेज का मान इसमें अलग अलग होता है, तो वोल्टेज के मान में हम ओम का नियम से मान रख देंगे। तो V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे आई आर हो जाएगा और यहाँ पे V1 हो जाएगा। तो V1 की जगह आई समान होता है सर्किट में, R1 हो जाएगा और V2 की जगह आई R2 हो जाएगा, V3 की जगह आई R3 हो जाएगा। देन दोस्तों आई इक्वल है सभी तरफ, तो आई हम क्या कर लेंगे, आई को हम निकाल लेंगे बाहर, तो बच जाएगा क्या, R1 R2 और R3 बच जाएगा। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 और R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यह फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो श्रेणी क्रम में होता है विद्युत धारा का मान समान होता है, अतः श्रेणी में सभी प्रतिरोध में से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वह विद्युत धारा स्रोत धारा आपूर्ति आई के समान होता है। अगला पॉइंट है, श्रेणी क्रम में सप्लाई करंट, आपूर्ति धारा और प्रतिरोध के परितः करंट एक समान होती है। दोस्तों जो सर्किट होती है उसमें करंट का मान हर जगह समान होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, प्रतिरोध के परितः अलग अलग वोल्टेज होता है। और दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मान हर जगह असमान होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, श्रेणी क्रम में आपूर्ति वोल्टेज और प्रतिरोध के परितः वोल्टेज का मान समान कभी नहीं होता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग होता है। तो एक आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, R1 दिया है 10 ओम, R2 15 ओम, R3 25 ओम दिया है। तो कुछ नहीं, बस जोड़ देंगे तीनों प्रतिरोध को, R बराबर R1 R2 R3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 50 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है, जब बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान उस दिए गए प्रतिरोध में से अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इसका दोस्तों कहने का मतलब है, अगर R1 में आपका 5 ओम जुड़ा है, R2 में 10 ओम जुड़ा है, R3 में 15 ओम जुड़ा है, तो जो 15 ओम होता है उससे भी ज़्यादा मान आएगा। ठीक है, यह कहने का मतलब इसका। आगे है दोस्तों, आर मान वाले समान प्रतिरोध को n बार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध NR हो जाता है, याद रखेंगे। घरों में लगा सजावटी बल्ब एवं डेकोरेटिव लाइट श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, घरों में जो सजावटी लाइट वगैरह बल्ब वगैरह लगा रहता है या डेकोरेटिव लाइट लगा रहता है, वह श्रेणी क्रम में होता है। आगे है समांतर क्रम। दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है, जब बहुत सारे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ हो तथा दूसरा सिरा दूसरी तरफ एक साथ हो, तो इस प्रकार के समूह को समांतर क्रम कहते हैं। अब समांतर क्रम में क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। दोस्तों यह क्यों लिखा गया है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है लेकिन करंट का मान अलग अलग होता है, इसीलिए हर प्रतिरोध में I1 अलग होगा, I2 अलग होगा, I3 अलग होगा, अलग अलग प्रतिरोध में। ठीक है, इसलिए करंट को रिफरेंस ले लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समांतर क्रम में R1 R2 R3 जुड़े गए हैं, जिसका करंट सभी तीनों में अलग अलग होगा। यहाँ से सेम I डिवाइड होगा लेकिन इन तीनों में करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे भी समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को दिखाया गया है, जहाँ भी आपूर्ति वोल्टेज है, I करंट है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाता है, V बटा R हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे I बराबर दिया है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I का मान इन सभी में हम रख देंगे, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा और यहाँ I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा और इसी तरह V बटे R2 हो जाएगा और I3 की जगह V बटे R3 हो जाएगा। तीनों में V क्या है, कॉमन है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर जब निकालेंगे दोस्तों, तो V बटा R बराबर V बटे 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो भी कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो कि यह पैरेलल यानी समांतर अगर प्रतिरोध रहेगा तो इसका यह फार्मूला होता है। इससे हम लगा के सर्किट को सोल्व करते हैं। या फिर आर जब ऊपर जाएगा तो R1 R2 R3 बटा के R1 R2 R2 R3 R3 R1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। वहीं श्रेणी में था तो श्रेणी में धारा का मान समान था और वोल्टेज का मान अलग अलग था, ठीक है। समांतर क्रम में आपूर्ति वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोध के परितः वोल्टेज के समान होता है और वह आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, यानी हर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वह समान होता है। समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध के परितः धारा के मान अलग अलग होता है, अर्थात आपूर्ति धारा का मान प्रतिरोध के सापेक्ष धारा के मान से समान नहीं होता है। यानी करंट का मान हर जगह सर्किट में हर जगह असमान होता है, अलग अलग होता है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान उन सभी प्रतिरोध में से सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। जैसे दोस्तों 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और एक प्रतिरोध का मान 5 है, दूसरे का 10 है, तीसरे का 15 है। तो तीनों प्रतिरोध में से 5 ओम वाले प्रतिरोध से भी कम होता है समांतर में समतुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है समांतर संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सबसे अधिक होता है। तो सही बात है, जो सबसे कम प्रतिरोध होगा यानी 5 ओम वाला मान लीजिए प्रतिरोध कम है तो उसमें करंट का मान ज़्यादा होगा। कंपेरिजन R2 का मान 10 ओम दिया है, R3 का मान 15 ओम दिया है, ठीक है। यानी दोस्तों R1 बराबर 5 ओम है, R2 बराबर 10 ओम है और R3 बराबर 15 ओम है। तो इन तीनों प्रतिरोध में से 5 ओम वाले प्रतिरोध में करंट का मान ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद 10 ओम वाले में से होगा, देन 15 ओम वाले में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो करंट होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध के। दोस्तों प्रतिरोध का मान कम होता है तो करंट का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे है समांतर समांतर संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उसमें प्रवाहित धारा का मान सबसे अधिक होता है। सही बात है। समांतर संयोजन में पावर जुड़ता है। तो समांतर संयोजन में P बराबर P1 प्लस P2, ठीक है। अगर दो अलग अलग समांतर में अलग अलग पावर के रेटिंग के दिए गए हैं बल्ब का रेटिंग, तो उसमें पावर क्या होगा, ऐड होगा, जुड़ जाएगा। श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है, ठीक है। श्रेणी संयोजन में यदि R समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट NR होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ दोस्तों एग्जाम्पल इस पे है, जैसे श्रेणी में दिया गया है रेजिस्टेंस, तो आपका क्या निकालना है, करंट का मान निकालना है। तो I बराबर V बटा R होता है। तो यहाँ पे I हमें ज्ञात करना है और V दिया है कितना, 100 ओम दिया है और प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध क्या जोड़ लेंगे, 10 ओम 5 ओम 5 ओम को जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 20 ओम। तो 100/20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर आ जाएगा करंट का मान, ठीक है। इसी तरह दूसरा है क्वेश्चन, यहाँ पे 1 ओम समांतर में है, यहाँ भी 1 ओम समांतर में है, ठीक है। अब यहाँ प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 ओम समांतर में है तो अगर उसको हम एक करेंगे, समांतर को सोल्व करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और देन इसको हम सोल्व करेंगे, सॉरी, तो देखिए दोस्तों ए और बी के अक्रॉस जब हम 1 ओम, जैसे ए समांतर में है
और ए समांतर में 1 ओम है और ए समांतर में 1 ओम है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/1 यानी 2/1 हो जाएगा। जब R इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 सर्किट बनेंगे तो यहाँ से 0.5 आ गया ए वाला और इसका भी क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो टोटल दोस्तों ए और बी के बीच पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 0.5 को जोड़ेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। यानी कह सकते हैं इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ऐसे भी अगर समान समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो जितने प्रतिरोध हैं यानी मान लीजिए 1 2 प्रतिरोध है तो जैसे प्रतिरोध की संख्या प्रतिरोध का मान जैसे 1 ओम का प्रतिरोध है और प्रतिरोध की संख्या यानी 2 संख्या है तो ऐसे भी 0.5 डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, 0.5 यहाँ से 0.5 यहाँ से टोटल जोड़ेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों होता है डेल्टा मिश्रित संयोजन होता है। स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार होता है। जैसे स्टार में R1 R2 R3 दिया गया है तो इसे हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार में है तो इसे हम डेल्टा में 1 2 और 2 3 और 1 3 ऐसे करके डेल्टा में संयोजित कर लेंगे। तो R12 यहाँ पे R12 बराबर क्या हो जाएगा, ए वाला, ये दोनों सिरा हो जाएगा यानी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, ए वाला और ए वाला प्लस R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो तीनों को हम निकाल लेंगे। R12 है R2 प्लस R3 प्लस R1 R2 बटा R1 हो जाएगा। R1 R3 बटे R1 हो जाएगा। इसी तरह R31 बराबर R31 इसमें कहाँ है, देखिए R31 R12 R23 R31 यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो R31 क्या हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बटे R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन होता है। और दोस्तों डेल्टा से भी स्टार में कन्वर्जन होता है। देखिए डेल्टा ये दिखाया गया है, इसके बीच में स्टार हम बना देंगे तो स्टार डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हो जाता है। तो इसको हम इस फार्मूले से देखते हैं। R1 बराबर R12 R31 बटा के R1 प्लस R23 प्लस R31। इसी तरह R2 हो जाता है R23 R12 बटा R12 R23 R31। इसी प्रकार R3 हो जाता है R31 इंटू R23 बटा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये आपका डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे है प्रतिरोध का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों प्रतिरोध का वर्गीकरण सामान्यतः 3 प्रकार से होता है। एक लो रेजिस्टेंस होता है, वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से कम होता है निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आते हैं। याद रखेंगे, वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से कम होता है निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, जो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वह निम्न प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है मध्यम प्रतिरोध, तो वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब फिलामेंट, हीटर, कैथोड, सीआरओ, ये सब होता है मीडियम प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध तीसरा है उच्च प्रतिरोध, वे प्रतिरोध जिनका मान 100 किलो ओम से ज़्यादा होता है उच्च प्रतिरोध के श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसुलेशन व अर्थ प्रतिरोध। तो दोस्तों ये प्रतिरोध का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। ओके, याद रखेंगे। आगे है व्हीट स्टोन ब्रिज यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। दोस्तों अज्ञात प्रतिरोध का मापन हेतु व्हीट स्टोन ब्रिज से प्रयोग करके हम मान ज्ञात करते हैं। देखिए
पी क्यू आर एस और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो दोस्तों 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू पूछ लेता है और वह हम मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा, यानी यहाँ पे जब ये चारों आपस में इक्वल होंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित धारा होगी वह 0 हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा तो सेतु संतुलन स्थिति में होगा तथा संतुलन स्थिति में विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का गुणा आपस में समतुल्य होता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, तो P गुणे S हो जाएगा और यहाँ पे Q है, R है, तो Q गुणे R हो जाएगा। ठीक है, तो या तो P बटा Q बराबर R बटा S ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपस में गुणनफल हो जाता है, सामने सामना गुणा हो जाता है जब ये बैलेंस होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, याद रखेंगे। आप देख सकते हैं P बटा Q बटा R बटे S, है ना, या पी एस बराबर RQ। तो इस प्रकार हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से 3 प्रतिरोध दिए रहते हैं, एक अननोन प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में होता है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी थ्योरिकल थे, आपका निमी जो पैटर्न है आपका आईटीआई सिलेबस में, उस अकॉर्डिंग हम कराए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पूरा आप देखते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसी तरह देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और बहुत सारा अभी वीडियो बनाना है और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो सभी वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसका पार्ट 3 भी हो सकता है आएगा, देन उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें कराएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।